इंडियन फेडरल सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय अगर संघीय व्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय संघीय व्यवस्था के भी दो रूप है, दो टाइप्स हैं। ठीक, देखिए सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है ना, ये इंडियन फेडरलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या हो जाता है, मतलब कि कोऑपरेटिव के नाम से ही क्लियर हो जाता है 1950 से लेकर 2014 तक भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहा। मतलब हो गया कि देश का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, किस रूप में किया जाए, ठीक, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, देश का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, किस वे में किया जाएगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा, कौन कंट्री का डेवलपमेंट करेगा, सेंटर करेगा कि स्टेट्स करेगा, कि दोनों के आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप के आधार पर डेवलपमेंट होगी कि किस प्रकार होगी। तो 1950 से लेकर 2014 तक भारत में यह मान्यता रही है कि जो भी डेवलपमेंट होगी वह डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज न तो केवल सेंटर के लेवल पर होगी, न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और न ही केवल स्टेट गवर्नमेंट की होगी, बल्कि डेवलपमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, यह दोनों ही सेंटर और स्टेट्स आपस में मिलकर, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, कॉर्डियल रिलेशनशिप के आधार पर ये दोनों ही डेवलप करेंगे, दोनों ही मिलजुल कर डेवलपमेंट करेंगे। क्लियर? और इसी के तहत डेवलपमेंट को किस प्रकार करना, अब डेवलपमेंट अगर करना है तो स्वाभाविक सी बात है इसके लिए हमें प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, प्लान तैयार करना पड़ेगा। ठीक, और प्लान तैयार कर और फिर उसके बाद से सेंट्रल के लेवल पर फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद स्टेट्स के पास प्लान भेजा जाएगा और फिर स्टेट्स अपने एरिया में डेवलप करेंगे। और इसी पर्पस को ध्यान में रखकर आप जानते होंगे कि प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि योजना आयोग का गठन किया गया था, मतलब साफ है, सीधा सा है कि योजना आयोग का फॉर्मेशन जो किया गया था वह एक ही मकसद था कि भाई देश का अगर डेवलपमेंट किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो कैसे होगा, सतत विकास कैसे होगी। ठीक, हम विकास के लिए न तो केवल सेंटर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकते हैं और न ही केवल स्टेट्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकते हैं कि भाई सेंटर अपना विकास करेगा या स्टेट्स विकास करेगा, बल्कि विकास दोनों के आपस में सहयोग के आधार पर ही होगी। और इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक, अब और हमेशा ध्यान रखेंगे प्लानिंग कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ है वह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है ना, संविधान में कोई मेंशन नहीं है और नहीं पार्लियामेंट ने कोई रूल्स बनाकर, कोई रेगुलेशन, कोई एक्ट पारित करके आपको प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया है, बल्कि एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से। और इसके तहत आप हमेशा ध्यान रखना है कि प्लानिंग कमीशन का जब फॉर्मेशन हो गया तो प्लानिंग कमीशन अब देश के लिए कैसे डेवलपमेंट होगा, किस प्रकार डेवलपमेंट होगा, इसके लिए प्लान तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हो गई, प्लानिंग कमीशन की। और आप लोग जानते हो कि देश के डेवलपमेंट को लेकर प्लानिंग कमीशन जो प्लान तैयार करता था वह 5 ईयर का होता था, इसलिए इसको 5 ईयर प्लान कहते हैं। ठीक, तो 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन तैयार करता था तो उसके तहत प्लानिंग कमीशन हर स्टेट्स के लिए, ठीक, या एक्सक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, सतत विकास को लेकर आपको प्लान जो तैयार होती थी वह योजना आयोग प्लानिंग कमीशन या तो हर स्टेट के लिए अलग तैयार करता था या एक ग्रुप में इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, एक नेशनल एस्पेक्ट में वो प्लान तैयार करता था और उसके बाद उस प्लान को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सेंटर या स्टेट्स की होती थी। या तो प्लानिंग कमीशन प्रत्येक स्टेट्स के लिए प्लान तैयार करता था या पूरे नेशनल लेवल पर एक प्लान तैयार किया और उसके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी आपको सेंटर और स्टेट दोनों की होती थी। यहां पर प्लान तैयार करने में हमेशा ध्यान रखिए 2014 के पहले तक प्लान को तैयार करने में स्टेट्स की कोई भूमिका नहीं होती थी।
स्टेट्स कैसे डेवलपमेंट करेगा, तो इसके लिए था कि योजना आयोग के प्लानिंग कमीशन के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह प्लान तैयार करती थी और फिर उन प्लान्स को, उस प्लान्स के लिए उसी प्लानिंग कमीशन में ही प्लानिंग कमीशन जो प्लान तैयार करता था तो प्रत्येक स्टेट्स के लिए प्लान तैयार करता था कि कैसे बिहार का डेवलपमेंट होगा, कैसे यूपी का डेवलपमेंट होगा, किस प्रकार डेवलपमेंट किया जाना है और इसके लिए फंडिंग कहां से आएगी, तो योजना आयोग ही, प्लानिंग कमीशन ही फंडिंग भी तैयार करता था। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, फंडिंग भी तैयार देता था, माने फंडिंग मतलब रिकमेंडेशन करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीसी के अप्रूवल के माध्यम से, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होती थी, उसमें प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन को अप्रूवल लिया जाता था। हमेशा ध्यान रखिए, प्लानिंग कमीशन कैसे डेवलप किया, जिसके लिए प्लान तैयार करता था और वह अपने रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देता था। ठीक, अब प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट कहां अप्रूवल लेती थी, पार्लियामेंट में नहीं लेती थी। इसके लिए एक कमीशन था जिसको एनडीसी बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष, चेयरशिप प्रधानमंत्री होते थे और सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके मेंबर्स, एनडीसी के मेंबर्स, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटोरीज के एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी। ठीक, एनडीसी में केवल प्रधानमंत्री ही इसकी अध्यक्षता तो करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर हुआ करते थे। क्लियर ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटोरीज के गवर्नर्स या माने एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ कमिश्नर्स, ये सारे लोग मेंबर होते थे। तो प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान तैयार करते थे, 5 ईयर प्लान, उस प्लान को उसने रिकमेंड कर दिया। अब उस प्लान को अप्रूवल एनडीसी की मीटिंग में लिया जाता था, एनडीसी की मीटिंग में, और साल में कम से कम 2 बार इसकी मीटिंग जरूरी है, 1 ईयर में कम से कम 2 बार। क्लियर ना, तो प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान तैयार करता था एनडीसी से अप्रूवल लिया जाता था और उसके बाद उस प्लान्स को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर सेंटर और स्टेट की होती थी। यानी एनडीसी में अप्रूवल हो गया, अब फिर बिहार के लिए, यूपी के लिए क्या प्लान है और उसके लिए कितना फंड अप्रूवल किया गया है, ठीक, कितना फंड प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंड किया है और उस एनडीसी के मीटिंग में उस फंड को अप्रूवल मिल चुकी है, तो फिर वह योजना को, जो अप्रूवल मिलने के बाद उस प्लान को और प्लस उतने फंड को स्टेट्स को अलॉट कर दिया जाता था। अब स्टेट्स अपना उसी प्लान के तहत, उसी फंड में अपना डेवलपमेंट करेगा। क्लियर ना, उसी फंड में डेवलपमेंट करेगा। क्लियर, क्लियर ना। अब यहां हम देख रहे हैं कि राज्यों को, भले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, लेकिन राज्यों को आप माने अपने हिसाब से प्लान तैयार करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हर राज्य जो है भारत में, आपको आप ध्यान देंगे कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस की अगर बात किया जाए, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बात किया जाए, तो यहां भी बहुत सारे डाइवर्सिटीज है। कोई स्टेट पूरी तरह से डेजर्ट है, तो कोई स्टेट्स हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ऐसी स्थिति में ज्योग्राफिकल कंडीशंस में जब इतनी सारा ये है डाइवर्सिटीज है, तो उस हिसाब से प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग इश्यूज हो सकती हैं। और केवल ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बात हम नहीं करें, बल्कि हमारा सोसाइटी भी, प्रत्येक स्टेट्स की जो सोसाइटी है वह भी अलग अलग नेचर, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज को मानने वाले हैं, अलग अलग लैंग्वेज को मानने वाले हैं। तो नेचुरल सी बात है कि सेंटर पर बैठा हुआ, सेंटर के लेवल पर जो अगर प्लान तैयार किया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें प्रत्येक स्टेट्स की जो अपनी एक अलग स्पेसिफिक नेचर जो है, उस स्पेसिफिक नेचर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, स्पेसिफिक नेचर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और इसको लेकर राज्यों में जो होता था, इस प्लान के प्रति एक तरह से वह सेटिस्फाइड नहीं हुआ करते थे और हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति एक तरह से क्रिटिसिज्म किया करते थे कि भाई हमारी जरूरतों के हिसाब से, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वह प्लान तैयार नहीं किया गया। यानी जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो प्लान तैयार किया गया है, हमारे स्टेट्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, वह यूजफुल नहीं है,
ठीक, क्योंकि वह हिली एरिया है और वहां की अपनी अलग अलग सोसाइटी है, अलग उस सोसाइटी का उस नेचर अलग है, लेकिन सेंटर पर बैठे हुए उन्होंने प्लान जो तैयार कर दिया वह हिल एरिया लायक वो प्लान ही नहीं, बल्कि प्लेन के लिए प्लान, वो जो प्लान है प्लेन एरिया में ज्यादा कंफर्ट होगा, प्लेन एरिया में ज्यादा सक्सेस होगा। लेकिन अगर उसी प्लान को हम अगर हिली एरिया में या डेजर्ट वाले एरिया में, रेगिस्तान वाले एरिया में अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या वह प्लान सक्सेस होगा? नहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है स्टेट उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वह इस सेंटर से अलग डिमांड करेंगे। तो जब भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्लान तैयार किया जाता था तो स्टेट्स जो होती थी हमेशा सेंटर के ऊपर ये एलिगेशन लगाया करते थे कि हमारी जरूरतों को ध्यान में रखकर, हमारी कंडीशंस को ध्यान में रखकर, हमारी सोसाइटी के को ध्यान में रखकर इन्होंने प्लान तैयार नहीं किया है। अब प्लस दूसरा चीज, डेवलपमेंट के लिए ठीक है आपने प्लान तैयार कर दिया है, लेकिन इतना कम अमाउंट रखा जाता था, अलॉट होता था कि उसको लेकर भी वह सेटिस्फाइड नहीं होते थे। उनकी हमेशा डिमांड रहती थी कि हमारे लिए और भी फंड इरेज किया जाए, हमें और फंड की आवश्यकता है, हमें और पैसा दिया जाए। क्लियर ना? तो इस आधार पर हम देखते हैं कि भले ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था कि मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर सहयोग, दोनों मिलकर विकास करेंगे, लेकिन एक तरह से हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में 2014 तक कुछ राज्यों का तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, लेकिन कुछ राज्य डेवलपमेंट के मामले में पीछे छूट गए। और खासकर स्पेशली वैसे स्टेट ज्यादा डेवलप किए, ठीक, जिनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, जिनका पार्लियामेंट में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, और जहां से रूलिंग पार्टी के मेंबर्स अगर उस स्टेट से चुनकर आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उस स्टेट्स का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि अगर यूपी से 80 सांसद चुने जाने हैं और रूलिंग पार्टी ने यहां आउट ऑफ 80 अगर 70 सीट अगर जीत ली है, 70 सांसद रूलिंग पार्टी के यूपी से ही अगर जीते हुए हैं और बिहार से अगर तुलना कीजिए मात्र 10 ही सांसद जीते हुए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन 80 सांसदों का सेंट्रल गवर्नमेंट को दबाव होगा, प्रेशर होगा कंपैरेटिवली टू 10 सांसद बिहार के। तो नेचुरल सी बात है कि ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर ज्यादा अपना ध्यान कंसंट्रेट करेगी? जहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उनको मिला है, और जहां से रिप्रेजेंटेशन कम मिला है वैसे एरिया पर गवर्नमेंट फोकस करेगी, कम करेगी। अरे फंड बचेगा तब हम आप पर ध्यान देंगे, और फंड ही नहीं है, फंड तो सारे यूपी वाले बिहार वाले लेकर चले गए, है ना? तो वैसी स्थिति में डेवलपमेंट की इस ईरा में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे वह पिछड़ते चले गए। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य पिछड़ते चले गए। क्यों पिछड़ते चले गए? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन जो था पार्लियामेंट में वह कम है, पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन कम थी। क्लियर? तो पार्लियामेंट में जब रिप्रेजेंटेशन कम रही तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर सेंटर का फोकस वह एरिया नहीं रहा, और वह एरिया नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वह पिछड़ते चले गए। और प्लस और भी जो स्टेट्स थे जैसे बिहार वगैरह हो गया या आपको उड़ीसा वगैरह हो गया, ये स्टेट्स भी पिछड़ते चले गए। क्लियर? अब जब ये स्टेट्स पिछड़ते चले गए तब सेंटर के प्रति एक तरह से इनमें क्या हुआ? रिवोल्ट की भावना जागी, यानी सेंटर के प्रति यह विद्रोह करने लगे। इनकी मेन डिमांड होने लगे कि सेंटर पर यह एलिगेशन लगाने लगते थे कि हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से, हमें जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से न तो हमें पैसा अलॉट होता है और न हमारी जरूरतों के हिसाब से प्लान तैयार होता है। यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर ही एक तरह से क्वेश्चन मार्क उत्पन्न होने लगे। क्लियर ना? तो हमेशा ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब हो गया कि जहां भी डेवलपमेंट अगर किया जाना है तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तो सेंटर और स्टेट्स आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाते हुए वह डेवलपमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाते हुए डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है ना? एक दूसरे के साथ सहयोग पूर्वक आगे बढ़ते हुए वह विकास करेंगे। यहां तक क्लियर? ठीक है ना? तो कॉर्डियल रिलेशनशिप, प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि कॉर्डियल रिलेशनशिप में सेंटर और स्टेट्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा रिलेशनशिप होता है? क्या वह हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल्स होता है कि दोनों का मिक्स होता है या नन ऑफ द अबव? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में
सेंटर और स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स का रिलेशनशिप जो होता है वह हमेशा हॉरिजेंटल होता है। मैथ में हॉरिजेंटल बिल्कुल इक्वल ऐसे, यानी ठीक है भाई, बिल्कुल ही सेंटर हो गया, स्टेट्स 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 यूनियन टेरिटोरी एक समान होते हैं। न तो कोई हॉरिजेंटल का मतलब हो गया, न तो कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है, दोनों इक्वल हैं। ये प्री का बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का बहुत बार आ चुका है। इनफैक्ट मैं भी दिया हूं, तो मेरे समय भी 4 अटेम्प्ट में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले और चौथे अटेम्प्ट में, ठीक है ना। तो हमेशा जो रिलेशनशिप होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट के बीच हॉरिजेंटल होता है। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, क्षैतिज संबंध होता है। क्षैतिज हॉरिजेंटल रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि कोई भी स्टेट्स और नहीं सेंटर, दोनों इक्वल हैं डेवलपमेंट के माने, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कंट्री का डेवलप करना, दोनों का गोल होगा, दोनों का टारगेट होगा, क्लियर ना। कोई भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता है।